नमस्कार मित्रों, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की श्रृंखला के लगातार प्रश्न हम करा रहे हैं। उसी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक भी है, वो है पीएम आशा योजना। मैंने आपको पहले बता दिया है, मुख्य परीक्षा अगर पास करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा। मैंने 10 प्रश्न का टारगेट दिया था, केवल 3 छात्रों के उसमें आए हैं पेपर, मतलब उत्तर पत्र। मैं उनको चेक कर रहा हूं और कल मैं उसका आंसर वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। आज नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कल दूंगा उसमें, क्योंकि आप ही के द्वारा उसको लेट दिया गया था। देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा, ठीक है, पीएम आशा योजना की हम बात कर रहे हैं। चर्चा में क्यों है पीएम आशा योजना, इसकी चर्चा करेंगे। पीएम आशा योजना क्या है, कब आई, इसके बारे में जानेंगे। पीएम आशा के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ द पीएम आशा, इसको जानेंगे। योजना का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, इसको समझेंगे। चर्चा करेंगे हम योजना में प्रमुख क्या परिवर्तन किए गए, की चेंजेस इन द स्कीम, इसको डिस्कस कर लेंगे। साथ ही पीएम आशा की उपलब्धियां क्या हैं, यानी अचीवमेंट ऑफ पीएम आशा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही क्या चिंताएं हैं और बाद में हम एक निष्कर्ष लिखेंगे। अब इन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। अब यहां से इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, आप अगर ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, ये पार्ट 3 में भी पूछा जा सकता है और पार्ट 2 में भी पूछा जा सकता है, यानी पेपर 2 और पेपर 3 का ही पूछा जा सकता है। लेकिन आप परफेक्ट रूप से तैयार रखिएगा इसको है, और आनंद के साथ तैयार कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, अखबार को पढ़िए, संबंधित डेटा कहीं से मिलता है उस पेपर में जाके पेस्ट कर दीजिए, अपने कंटेंट को रिच कीजिएगा, ठीक है। आशा है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। पीएम आशा की हम बात करें कि पहली बात है चर्चा में क्यों है। अभी क्या बजट आया, अखबारों में कुछ सुर्खियां देखने को मिली और उसमें एक पीएम आशा योजना भी थी। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025 और 26 तक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी थी, इसलिए चर्चा में भी थी। केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने, ध्यान रखना, फसलों का उचित मूल्य दिलाने, देश में दालों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए यह फैसला किया है। ये बात पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर प्रधानमंत्री ने या केंद्र सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाए, क्यों बढ़ाया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये जानते ही हम लोग हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी कृषि में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से लगी हुई है, कृषि उत्पादों में लगी है। तो दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ देश में प्रोटीन के लिए हम दाल यूज करते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट देखिए, सरकार ने 2024 और 25 की खरीद वर्ष में राज्यों में दालों के कुल उत्पादन के बराबर, यह लाइन इंपॉर्टेंट है, दालों के कुल उत्पादन के बराबर खरीद की अनुमति दी है। यह फैसला इसलिए किया गया है, यह फैसला किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का पूरा लाभ देने, बाजार में कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। यह जो लाइन है वो आप अपने शब्दों में प्रयोग करके आप लिखिएगा। न्यूनतम से न्यूनतम शब्दों में इसको, या ये कहिए संक्षेप में इसको लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपकी सब सीमा की जो लिमिट है वो क्रॉस ना हो। मैंने आपको डेटा दिया है, थ्योरी दी है, ताकि आप इसको पढ़ने के बाद अपने प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग, कि वो 125 शब्द में है या 200 में पूछा गया है, उसमें आप लिख सकें। यही तो आपको दिखाना है मुझे लिख करके, है ना। इससे किसान अपनी फसलों को बिना किसी चिंता के सरकार को बेच सकेंगे और उन्हें उचित दाम भी मिलेगा। यह चर्चा में क्यों है, सरकार को क्या फायदा है, हमें क्या फायदा है, इस बारे में हमने इसको इंट्रोडक्शन में लिया है। पॉइंट नंबर 2 पे मैंने बताया था कि पीएम आशा योजना क्या है। यह योजना 2018 में आई थी, ये तो बताना जरूरी है इंट्रोडक्शन में कि वही कब आई थी। और किसानों को विशेष रूप से दाल, तिलहन और खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक ये व्यापक योजना थी। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि
कब आई योजना ये आप उसमें लिखेंगे, और इसके टारगेट में कौन कौन से वो थे खाद्यान्न, तो वो थे दाल थी, तिलहन थे और खोपरा था। इसका उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य और कृषि क्षेत्र में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना था, ये एक उद्देश्य उसका हो गया। अब कंपोनेंट की बात करें तो पीएम आशा के घटक की, यानी पीएम आशा के घटक या कंपोनेंट ऑफ द पीएम आशा, नई समग्र योजना में किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है, और इसके अंतर्गत 3 घटक हैं और ये आपको रटे होने चाहिए, विदाउट इसके आपका आंसर नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। इनका लिखेंगे तो आप निश्चित रूप से अन्य छात्रों की अपेक्षा ज्यादा नंबर पाएंगे। जैसे मूल्य समर्थन योजना है, यानी PSS यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम। दूसरा घटक है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, यानी प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम PDPS। निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना, यानी प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम PPSS। यानी 3 घटक हैं, इसके बारे में आपको चर्चा किए बिना इस प्रश्न से नहीं निकल सकते हैं। प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग शब्द सीमा आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए पहली बात कर लेते हैं, मूल्य समर्थन योजना क्या है इसमें, यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है, ठीक है। यानी PSS के बारे में समझ लेते हैं। सरकार MSP पर दालें, तिलहन और खोपरा खरीदती है। केंद्रीय नोडल एजेंसियां राज्य एजेंसियों के सहयोग से खरीद का कार्य करती हैं। केवल उचित औसत गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले उत्पाद ही इसमें खरीदे जाते हैं। नेफेड के अलावा FCI भी राज्यों और जिलों में PSS परिचालन की जिम्मेदारी PSS परिचालन की जिम्मेदारी है। यानी मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत इन पॉइंटों को आप लिखेंगे। साथ ही मूल्य न्यूनता भुगतान योजना के बारे में बात करें, इसके सेकंड घटक के बारे में बात करें तो यह MSP और बाजार मूल्य के बीच अंतर के लिए पूर्व पंजीकृत किसानों को मुआवजा भुगतान का निर्देश भी देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपज की कोई भौतिक खरीद नहीं होती, यह तिलहनों पर लागू होता है। इसके लिए अधिसूचित मंडियों में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से लेन देन की आवश्यकता होती है। बात करें तीसरे की तो निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना है, यानी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर यह लागू की गई है। कई राज्यों को तिलहन खरीद के लिए निजी स्टॉकिस्ट को शामिल करने की अनुमति देती है, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी निजी क्षेत्र की भागीदारी है। इसमें चयनित कृषि उपज मंडी समितियां या जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। इस तरह से 3 घटकों के बारे में देखिए, अगर डिटेल में पूछे तो अंदर लिखिए, नहीं तो ये जो मैंने आपको बताया है जो घटक, इन्हीं को लेकर के आप इतना लिख करके आपका काम चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 200 प्रश्न में 200 शब्दों में अगर इसे पूछा गया है तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सी मैं आपको लिख सकते हैं। अब देखिए बात करें योजना में प्रमुख क्या परिवर्तन किए गए हैं 2024 में। हम जानते हैं कि ये 2018 में आई थी, तो सॉरी 2024 में सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता पूर्वक सेवा प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम और मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड योजनाओं को पीएम आशा में एकीकृत कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में क्या परिवर्तन किए गए हैं ये समझने की आपको जरूरत है। इससे दालों और प्याज का रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखना, जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजों को हतोत्साहित करने और उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर आपूर्ति करने के माध्यम से कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से उपभोक्ताओं को बचाने में मदद मिलेगी। मैंने बहुत सारे डायमेंशन को इसमें शामिल किया है, छोटे छोटे करके आप तोड़ सकते हैं। जैसे इससे दालों और प्याज की रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखने में फायदा मिलेगा, जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजों को हतोत्साहित करने में इसका योगदान रहेगा, उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर आपूर्ति करने के माध्यम से कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से उपभोक्ताओं को बचा लेंगे। अब दर बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं, घटते हैं तो उपभोक्ताओं को तो लॉस होता है। तो इसको ये जो मांग है, ये जो प्राइस का जो अप एंड डाउन है वो ज़्यादा ना हो, है ना। मानो प्याज सेब से महंगा, प्याज जो है वो सेब से महंगी मिल रही है, तो ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो सरकार ये चाहती है कि ये कंट्रोल में रहे,
है ना, जमाखोर हैं, है ना, वो क्या है प्राइस को बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। तो जो मुनाफाखोर हैं, जमाखोर हैं, तो इनसे भी उपभोक्ताओं को बचाना होता है। इसके लिए ये योजना महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करती है। अब बाजार हस्तक्षेप योजना है, ठीक है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है को पीएम आशा की एकीकृत योजना का एक घटक बनाया गया है। इस योजना में प्याज भी है, आलू है, टमाटर जैसी शीघ्र खराब होने वाली कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए है। मतलब ये जो बाजार हस्तक्षेप योजना है ये इसलिए है, इसको शामिल किया गया है कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनके लिए भी संरक्षण दिया जाए। अब प्याज है, जल्दी खराब हो जाता है, किल्लत हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो प्याज की वजह से सरकार चली गई थी। समय समय पर ऐसा होता रहता है, दालों की कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो इस बात को सरकार समझती है कि कहीं ये जो प्राइस जो बढ़ रहे हैं, रेट जो बढ़ रहे हैं, तो जमाखोरों की वजह से तो नहीं बढ़ रहे हैं, इसको कंट्रोल करना सरकार का दायित्व होता है। तो सरकार ने इसीलिए योजना को एकीकृत किया है कई योजनाओं के साथ में। इसे तब लागू किया जाता है जब कीमतें पिछले सामान्य मौसम की तुलना में कम से कम 10% कम हो जाती हैं। तो बाजार हस्तक्षेप योजना भी है इसमें, सरकार हस्तक्षेप करेगी। योजना का महत्व बात करें, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम। किसानों के लिए उचित मूल्य निर्धारण। इस योजना से एक फायदा है कि किसानों को उचित मूल्य मिल जाता है ना। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को एमएसपी से अधिक लाभकारी मूल्य मिले, अर्थात किसानों को समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना है। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा है। कृषक समुदायों में आय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है, क्योंकि सरकार खुद खरीदती है। आयात पर निर्भरता कम होती है, क्योंकि देखिए प्रोटीन, दाल और तिलहन है, अगर हम घरेलू में ही इतना उत्पादन कर लेंगे तो हमें विदेश से अन्य देशों से हमें ये चीज़ें नहीं मंगानी होंगी। क्योंकि आप अगर खाद्यान्न चीज़ों को, तिलहन जैसी चीज़ों को, दाल जैसी चीज़ों को अगर आप बाहरी देशों से मंगाते हैं तो आपका जो पूंजी है वो वहाँ चली जाती है। इसे बचाना भी चाहिए। और कोई भी देश कम से कम जो विकसित या विकासशील है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसे अनाज बाहर से मंगाना पड़े। आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, इसमें सरकार की ये योजना भी है। अगला, बाजार में अस्थिरता को रोकता है, यानी बफर स्टॉक रहेगा तो कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगी। जैसे बढ़ती कीमतें, बफर स्टॉक आम मार्केट में आ जाएगा तो कीमतें कम हो जाएंगी। तो इससे उपभोक्ता के मूल्यों, जो उपभोक्ता का जो शोषण है या उस पर जो महंगाई का है उसका असर नहीं हो पाता है। ठीक है। फसल विविधीकरण का समर्थन है। किसानों को दालें और तिलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे मृदा और जल पर दबाव कम हो जाता है। देखिए, जो भी दाल उगाते हैं, दलहन जितना उगाते हैं, तो ये भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। ठीक है। तो इसीलिए फसल विविधीकरण अगर होगा तो भूमि की जो हेल्थ है, जो लैंड की जो हेल्थ है, सॉइल की जो हेल्थ है, वो अच्छी बनी रहेगी। इसीलिए कृषि के जो फसल के जो विविधीकरण है उसमें ये दालों को उगाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। ठीक है। भंडारण और खरीद लागत कम होती है, यानी डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष मूल्य समर्थन का उपयोग भौतिक खरीद के बोझ को कम करता है, संकटकालीन बिक्री को कम करता है। बाजार आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से खरीद दक्षता में वृद्धि होती है। पारदर्शी विपणन प्रणालियों में किसानों की भागीदारी बढ़ जाती है। अत्यधिक मूल्य उतार चढ़ाव को रोकता है। उत्पादकों और उपभोक्ताएं दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, ये क्या है, योजना के महत्व वाले पॉइंट हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा, बार बार लिख के देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे। अब पीएम आशा की अगर मैं उपलब्धियों की मैं बात करूं तो पहले आता है खरीद कार्यों का विस्तार है। पहला टॉपिक है जो उसका उपलब्धि में आया है। सरकार ने खरीफ 2024-25 में सीजन के लिए पीएसएस के तहत 9 राज्यों में तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की मंजूरी दे दी है। 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट करनी है। कौन कौन सी? तुअर के लिए, उड़द के लिए और मसूर के लिए खरीद का लक्ष्य है। तो इसमें विभिन्न राज्यों के लिए 13.22 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य हमने हासिल किया है। किसानों को लाभ यह है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में अब तक 0.15 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद से 12,006 किसान लाभान्वित हुए हैं, यानी डायरेक्ट किसान जो है वो लाभार्थी हुए हैं। प्रत्यक्ष खरीद से किसानों के लिए अधिक आय और मूल्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, और ये हुई भी है। बाजार की स्थिरता और आयात में कमी हुई है। बफर स्टॉक बाजार मूल्य में अस्थिरता से रोकता है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है।
ये इसी का पॉइंट है। दालों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम की गई है। ये हमारी उपलब्धियां हैं। खाद्य सुरक्षा बनाए रखते हुए उपभोक्ताओं के लिए किफायती मूल्य सुनिश्चित किया गया है। चिंताएं क्या हैं? चिंताएं ये हैं, अगर देखा जाए तो पीडीपीएस और पीपीएसएस को राज्यों द्वारा कम अपनाया गया है। राज्य इसमें ज्यादा भागीदारी नहीं ले रहे हैं, जागरूकता की कमी से या कहिए अपने व्यक्तिगत हित के कारण। या तो ये अभी चिंता का विषय है कि जो हमारे इस योजना का जो मूल लक्ष्य है उसमें राज्यों ने अभी उतनी भागीदारी नहीं दी है। खरीद संबंधी बाधाएं भी आ रही हैं, यानी सभी फसल और क्षेत्रों में एमएसपी कवरेज एक समान नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ी बाधाएं हैं। जागरूकता और पहुंच संबंधी समस्याएं भी हैं, यानी आपके पास अवेयरनेस की कमी है, एक्सेसिबिलिटी की इशू ज़्यादा है, यानी कई किसानों में जागरूकता की कमी है या उन्हें पंजीकरण में नौकरशाही संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बजट संबंधी चिंताएं भी इसको घेरी हुई हैं, यानी खरीद कार्यों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करना भी एक चुनौती बनी हुई है। तो जब आपके पास धन की कमी होने लगती है, सरकार के पास उतना धन नहीं होता है या प्लानिंग नहीं की हुई आती है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो राज्य सरकारें हैं उसमें थोड़ा हीला हवाली करती हैं या इस योजना के प्रति उतना ईमानदार नहीं दिखाई देती है। यही कारण है कि जो ये योजना है जिस हिसाब से इसको आगे आना चाहिए था उतना प्रतिफल अभी इसने नहीं दिया है। लेकिन ये बात मत लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष क्या है? पीएम आशा का 2025-26 तक विस्तार किसानों की आय सुरक्षा और कृषि बाजार सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। साथ ही जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र की विविधीकरण के साथ साथ सॉइल, देश के विकास और कृषि से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों के रोजगार को भी सुनिश्चित करता है। ये निष्कर्ष में देंगे। पीएम आशा योजना इसमें लाभकारी सिद्ध हुई है, इसीलिए सरकार ने इसे आगे भी बढ़ाया है। इसके कार्यान्वयन को मजबूत करने और चुनौतियों का समाधान करने से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में इसका प्रभाव बढ़ सकता है। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए सरकार ने इसको बढ़ाया है। मुझे लगता है कि ये जो पेपर आप जो पॉइंट लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आंसर को अच्छा लिख पाएंगे। कुछ और इनपुट डाल सकते हैं, मैंने अभी इसमें डायग्राम नहीं बनाया है, आप उसे डायग्राम बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जब भी किसान से संबंधित कोई मामला आता है तो आपको और भी चीज़ें याद होनी चाहिए। मुझे लगता है ये आपके माइंड में होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहले आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्डों का जो वितरण है या सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 के पॉइंट्स, उनके उद्देश्य सरकार क्यों लेके आई है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और मॉडल अनुबंध खेती और सेवा अधिनियम 2018 के बारे में भी आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनका इसेंस आपको याद है, इन योजनाओं पर और इस अधिनियम पर आपकी पकड़ है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर भी आपकी अगर पकड़ है, तो कहीं से भी कोई योजना कृषि से संबंधित आती है, खाद्य वितरण से संबंधित आती है, उसमें आप अच्छा डेटा इनपुट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो श्रृंखला है, मेंस की श्रृंखला है, आप इस पर लगातार प्रयास कीजिएगा। मैं पर डे आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। कितना? 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको यूपीपीसीएस की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो मेरे नंबर पर 8604987816 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत कम रेट पर ये उपलब्ध है। स्तरीय आपको सामग्री मिलेगी, आपके जो कॉपी होगी उसे चेक करके अच्छा फीडबैक देंगे। और ये केवल मैंने 50 स्टूडेंट के लिए ही की हुई है। ध्यान रखना, ये 50 स्टूडेंट ही रखूँगा, क्योंकि स्टाफ हमारे पास जो है, और चूँकि हम कई लोगों से कॉपी चेक कराते हैं, हम चेक करते हैं, फिर हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे चेक कराते हैं, फिर एवरेज नंबर आपको और सजेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इससे आपके पास अच्छा डेटा पहुंचता है, अच्छी रणनीति आपके पास पहुंचती है। तो अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में मेरा नंबर दे रखा है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और लगातार जो 10% दे रहा हूँ उसे लिखिएगा। निश्चित रूप से आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मेंस क्वालिफाई करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वाले होते हैं, टू द पॉइंट लिखने वाले होते हैं, और कोई प्रश्न के इसेंस को समझते हुए ही, उसकी डिमांड को समझते हुए ही आंसर लिखते हैं। तभी आपको सफलता मिलती है। आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, मुझे ऐसी आशा है। और निश्चित रूप से आप अपने टॉप जो पोस्ट होती है जेम उसे प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।